मित्रों नमस्कार। बड़ी तेज़ी से इस देश में घटनाक्रम घट रहे हैं। देखिए, बीते दिनों हर बात पर विपक्ष की बौखलाहट सामने निकल कर आ रही थी। और कोई भी ऐसा योजना हो या कोई भी ऐसी घोषणा हो जो सरकार के माध्यम से हुई, केंद्र सरकार के माध्यम से हुई, मोदी जी के माध्यम से हुई, विपक्ष ने विरोध के लिए विरोध करना शुरू कर दिया। कई ऐसे काम थे जो आवश्यक थे भारत के नवीनीकरण के लिए, क्योंकि जब आप 100 साल के हो जाते हैं और 100 साल में अगर आपने कुछ बदला नहीं तो फिर आप पीछे हो जाते हैं, घिसट के चलना पड़ेगा। फिर आप सोचिए कि भारत 1947 में स्वतंत्र हुआ, 75 साल हो गए, और इस तरह से अगर हम वही पुराने ढर्रे पर चलते रहे जिसे कांग्रेस ने बनाया था, तो संभवतः हम उन्हीं बीमारू देशों में गिनते चले आते। देखिए, आप भारत में क्या हुआ, भारत में हम जब युवावस्था में थे या किशोरावस्था में थे, उस समय हम लोगों के पास टीवी मोबाइल का साधन नहीं हुआ करता था। और उस समय आप देखिए कि क्या हमें बताया जाता था कि अमेरिका इतना उन्नत देश है, यूरोप में तो चकाचक सड़कें होती हैं, बिजली नहीं कटती है, तरह तरह के सौंदर्य जो पॉलिटिकल जियो पॉलिटिकल स्तर पर था वो केवल यूरोप और अमेरिका में ही बताया जाता था। और हम सब मतलब माने जाते थे कि भारत इन देशों के मुकाबले कहीं नहीं है और आ भी नहीं सकता है, निकट भविष्य में उसकी कोई ऐसी योजना नहीं हो पाएगी जिससे कि वो भारत अमेरिका या यूरोप का टक्कर ले सके, उसके जैसा खूबसूरत हो सके, उसके जैसा समृद्ध हो सके। ये हमारे जेहन में कूट कूट करके भर दिया गया था। वो देश अच्छी सड़कों के लिए जाने जाते थे, वो देश 24 घंटे बिजली के लिए जाने जाते थे, वो देश औद्योगिक विकास के लिए जाने जाते थे, वो देश रिसर्च के लिए जाने जाते थे, वो देश हायर एजुकेशन के लिए जाने जाते थे। हमारा भारत कहीं नहीं जाना जाता था। आज कांग्रेसी बड़े छाती पीट पीट कर कहते हैं कि केंद्र सरकार, मोदी जी की सरकार सब कुछ बेच रही है, सब कुछ ये कर रही है, वो कर रही है। नेहरू जी ने आईआईटी दिया, आईआईएम दिया, ठीक है भैया दिया, लेकिन आप ये देखिए कि उसके बावजूद जो दुनिया के यूनिवर्सिटीज़ की रैंकिंग में थी, उसमें आईआईटी का कहाँ स्थान रखता था, आईआईएम का क्या अस्तित्व था। हम खुद अपने आईआईटी और आईआईएम पर उतना भरोसा नहीं करते थे, क्योंकि एक अदना सा यूरोपियन यूनिवर्सिटी से कोई पढ़ कर के आता था तो उसको हम सर माथे पर बिठा लेते थे कि ये तो फॉरेन रिटर्न है। और हमारे यहाँ के ही आईआईएम और आईआईटी वाले दोयम दर्जे के बेचारे महसूस करते थे। आपने ठीक है, हुआ, अच्छे काम हुए उस दौर में, ऐसा नहीं है। जब भी कोई सरकार बनेगी तो हर काम गलत ही करेगी या बुरा ही करेगी, ऐसा नहीं होगा। कुछ अच्छे काम तो होंगे ही होंगे, क्योंकि एक व्यवस्था होती है, एक सेटअप होता है। ठीक है, नेतृत्वकर्ता का दिमाग उतना तेज ना हो, उतना काबिल वो ना हो, लेकिन वो व्यवस्था के तहत कुछ अच्छे काम हो ही जाते हैं। ऐसी स्थिति में अब जब आप सत्ता में होते हो तो इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया कहने लगते हो, इमरजेंसी को जायज़ ठहराने लगते हो, और जब विपक्ष में आते हो तो आग लगवाते हो, संपत्तियां तोड़वाते हो, मुस्लिमों को उकसाते हो कि अब यह देश तुम्हारे लायक नहीं बचा है, तुम्हारे लिए सभी कांटे बोए जा रहे हैं, मोदी सरकार हिंदुत्ववादी सरकार है, ऐसा कह के एक अराजक माहौल तैयार किया जाता है। और दुर्भाग्य है इस देश का कि जब से मोदी सरकार बनी है तब से विपक्ष ने अपनी भूमिका मान ली है कि वह मुस्लिम तुष्टीकरण की ओर जाएगा। मुस्लिम तुष्टीकरण ही उनका राजनीति का एकमात्र अब ध्येय बच गया है। कोई अब नीति नहीं है उनके पास, कोई स्पष्ट मैनिफेस्टो नहीं है, एजेंडा नहीं है। वो जान गई है कि ये हिंदू जो हैं वो हमारी बात नहीं सुनेंगे, वो मोदी जी की ही बात सुनेंगे, क्योंकि उनके पीछे आरएसएस की इकाई जो है वह मोदी जी को और आरएसएस को अब मान चुकी है कि हिंदुत्व के लिए केवल यही इकाई बात करेगी। विपक्ष के जो भी पार्टियां हैं उन्होंने तय कर लिया है कि अब उन्हें हिंदू अपना नहीं मानेगा। हिंदू में जो सेक्युलर गैंग हैं वो हमारा काम करेंगे, और मुस्लिम जो है एक मुश्त वोट करता है, इसलिए मुस्लिमों के पक्ष में हमें जाना होगा। जबकि लगातार भारतीय जनता पार्टी
मुस्लिमों के साथ कोई ऐसा भेदभाव का कोई ऐसी योजना नहीं लाई। जो भी योजनाएं आई हैं वो सब में हमको लगता है कि सबसे पहले मुस्लिम समाज ही लाभान्वित हुआ है। मैंने देखा है, मैं जिस विधानसभा से चुनाव लड़ा वहाँ एक बार मैंने देखा था एक जेरोक्स की दुकान पे जो हॉस्पिटल के लिए जो 5 लाख की जो सिक्योरिटी दी गई थी सरकार की ओर से, वो सबसे ज़्यादा उस दुकान में मैंने देखा था जेरोक्स का एक अंबार लगा था मुस्लिम लोगों का। तो वो योजनाओं का लाभ लेने में कहीं पीछे नहीं है, हर काम उनके लिए बराबर हो रहा है। लेकिन एक सेंटिमेंट उभार दिया गया है कि आप इस्लाम से ताल्लुक़ रखते हो तो मोदी जी आपके पक्ष में नहीं है। हमने भी मान लिया है, जो हम उनके समर्थक हैं ये भी हमने तय कर लिया है कि अब हमें तो बस मोदी के सरकार में ही मुसलमानों को उखाड़ फेंकना है, यहाँ से भगा देना है। हमें एकदम अब एक तरफा हिंदुत्व की सरकार चाहिए। भाई ऐसा होता नहीं है, जियोपॉलिटिकल भी कोई चीज़ है और इस परिप्रेक्ष्य में आपको देखना पड़ता है कि दुनिया में हमें कैसे चलना है, दुनिया को हमको कैसे ले जाना है, हमको दुनिया के साथ चलना है। और ये तो तय है कि इस्लामिक इन्वेजन के बाद हमारी संस्कृति का ह्रास हुआ। हमने दुनिया में सबसे पहले साइंस दिया था, हमने दुनिया को इकोनॉमिक्स दिया था, हमने दुनिया को ज्योमेट्री दिया था, हमने दुनिया को ज्योग्राफी और खगोल का पूरा ज्ञान दिया था। ये हमारा इतिहास था 1000 साल पहले। लेकिन जैसे ही इस्लामिक शासन आया इन सब ज्ञान के सारे केंद्र बंद कर दिए गए, तोड़ दिए गए, नष्ट कर दिए गए और जो ज्ञान के स्रोत थे उनको रोक दिया गया। जो पढ़े लिखे लोग थे उनको हटा दिया गया मुख्य धारा से। तो ये चूँकि इस्लामिक कल्चर ही ऐसा है कि वो कभी भी इनोवेटिव हो ही नहीं सकता है। और भारत में अघोषित रूप से कांग्रेस ने हमें भी इनोवेशन से दूर बनाने का पूरा प्रयास किया। मैं अभी पहली बात जो कहा कि हम किशोरावस्था युवावस्था में ये देखते थे कि हम यूरोप की बराबरी नहीं कर सकते, अमेरिका की बराबरी नहीं कर सकते, क्योंकि कांग्रेस ने हमें बता दिया था कि हम उखड़ी हुई सड़कों पर चलने के लायक हैं, हमारे पास वही क्षमता है, हमें बिजली दिन दोपहर कभी कभार देखने को मिल सकती है, हम इस लायक बने हुए हैं। तो उन्होंने हमारे जेहन में डाल दिया था। अब जब चूँकि लगातार 2014 से परिवर्तन का दौर चल रहा है, भारत की तस्वीर बदल रही है, भारत की सोच बदल रही है, तो कांग्रेस असुरक्षित महसूस कर रही है। और कांग्रेस से प्रभावित जो पार्टियां हैं जो उसी कल्चर से आई हैं, जैसे चाहे वो तृणमूल कांग्रेस हो ममता बनर्जी का, शरद पवार जी की एनसीपी हो, ये सारी पार्टियां कांग्रेस का ही हिस्सा हैं। तो ये सारी पार्टियों को लगता है कि भारत को यदि नए विचार दे दिए जाएंगे, नई सोच दे दी जाएगी तो हमारा अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। इसीलिए वो 1400 साल से एक ही लकीर पर चलने वाले मुस्लिम कौम को संतुष्ट करने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाते रहते हैं और इसकी सीमा अब वो लोग पार कर चुके हैं। आप बंगाल के जो बांग्लादेश का जो छोर है, उन गांवों में से हिंदुओं को पलायन होने पर मजबूर किया जा रहा है, या तो उनको धर्मांतरण करने के लिए विवश किया जा रहा है या पलायन करने के लिए मजबूर किया जाता है। तो वहाँ की स्थिति ऐसी है। केरल की स्थिति वही खराब हो चुकी है। कश्मीर को हमने देख लिया है। कभी भी इस्लाम आपको इनोवेटिव होने से रोकता है, क्योंकि अरब के पास इतना पैसा है, मिडिल ईस्ट देशों के पास इतना पैसा है, लेकिन साइंस एंड टेक्नोलॉजी में उनका योगदान तो देखिए कि क्या है, कहीं कुछ नहीं है। तो हमारे देश में अब वो विचारधारा नहीं रह गई है। अब इसी की बौखलाहट है कि हर नवीकरण को रोका जाए। किसान के लिए जब बिल आया तो उसको किसानों के विरुद्ध बता दिया गया। अब किसान तय कर रहे हैं कि नहीं वो तो ठीक आ रहा था, हम ही इससे नुकसान हो गया। ठीक वही हाल अग्निपथ के विरोध का हुआ। अग्निपथ की पूरी जो योजना है उसको अभी पब्लिश भी हुआ कि नहीं हुआ, लोग पढ़े कि नहीं पढ़े, विरोध शुरू हो गया। यानी ऐसा लगा जैसे इस योजना के आने से पहले ही तैयारी कर ली गई थी कि इसका विरोध तो करना ही करना है। क्यों करना है? ये कह के कि भाई अब तो फ़ौज की परमानेंट नौकरी चली जाएगी, अब 4-4 साल के संविदा वाली नौकरी चलेगी। भाई 4 साल के लिए अगर संविदा पर आपको ट्रेंड कराया जा रहा है और उसके बाद आपको लगेगा कि फ़ौज को लगेगा कि नहीं इनको हमें नियमित कर लेना है, तो वो नियमित कर लेंगे। और जब लगेगा कि नहीं इनको हमारी जो जितनी क्षमता थी फ़ौज में रखने की हमने रख ली है, बाकी लोगों को एक रेनुमरेशन दे करके छोड़ दिया जाएगा ताकि वो अन्य विकल्प की ओर चले जाए। और 21 साल या 23 साल की उम्र में तो लोग पढ़ते लिखते रहते हैं, ग्रेजुएशन कंप्लीट होता है।
आखिर इतनी असुरक्षा का भाव कैसे आ गया? इसको लेकर के पूरा तांडव मचाया गया बिहार में। तो गजब का अभी परिवेश बन गया है। हमारे बिहार के कई ऐसे मित्र हैं जो पढ़े लिखे हैं, जो इस एकदम भावावेश में है कि नहीं नहीं एकदम गलत कर रही है सरकार। भाई, हर 100 साल, 50 साल, 75 साल पर सामाजिक परिवर्तन आना चाहिए, नहीं तो जंग लग जाता है बौद्धिक क्षमता पर। बदलने दीजिए ना देश को, एक बार देखिए तो बदलने के बाद। फिर नहीं होगा तो कोई नई सरकार आएगी, उसको बाध्य करके वापसी की ओर ले आया जा सकता है। सरकारें बदलती हैं तो योजनाएं बदलती हैं, उसका प्रारूप बदल जाता है। इसके लिए परिसंपत्तियों को जला देना कहाँ की समझदारी है? हजारों करोड़ रुपए को की बर्बादी कर देना अपने ही देश की परिसंपत्ति को, ये कौन सा विरोध का स्वरूप हो गया? चूँकि कांग्रेस सत्ता में रहती है तो दमन चक्र के जरिए काम करना चाहती है, सत्ता में नहीं रहती है तो आतंक मचाना चाहती है, उपद्रव मचाना चाहती है। और उसके विचारधारा से प्रेरित जो भी पार्टियां हैं उसमें सहयोग करती हैं। हमको तो हैरत तब हुआ जब बिहार के विपक्ष के नेता तेजस्वी जी भी युवाओं के लिए सोचने लग गए। भाई, आप कब से सोचने लग गए? आपको तो सब कुछ विरासत में मिल ही गया, आपको तो पढ़ने लिखने की भी आवश्यकता नहीं पड़ी। आप प्रदेश के सबसे उच्च सदन में बैठे हुए हो, उप मुख्यमंत्री बन गए बिना किसी संघर्ष के। आप कैसे चिंतित होने लगे? तो ये जो बदलाव है, इसको रोकने के लिए जो इतना ताकत झोंका जा रहा है, उसको देखना चाहिए कि बदलाव होने के बाद फ़ायदा देश को क्या मिल रहा है। पहले कहा गया कि रेलवे को बेच दिया गया, जबकि रेलवे में कुछ एक इकाइयाँ हैं जिसको आउटसोर्स की गई हैं और उसका अच्छा नतीजा देखने को अभी हमें मिल रहा है। आज रेलवे प्लेटफॉर्म से लेकर रेलवे पटरियाँ मल मूत्र से अब ये हो गई हैं, मुक्त हो गई हैं। बदबूदार स्टेशन जो हुआ करते थे आज चकाचक दिखते हैं। ट्रेनें एकदम साफ़ सुथरा रहती हैं, एक कॉल पर ट्रेनों में सर्विस मिलता है। अगर ये नहीं किया जाता आउटसोर्स तो ये संभव था क्या? सरकारी कर्मी अपने अपने ही कर्मों का फल भुगतने को तैयार अब हो रहे हैं, क्योंकि उन्होंने जो अकर्मण्यता दिखाई है सरकारी नौकरी पाने के बाद और नौकरी की सुरक्षा हासिल हो जाने के बाद, उस अकर्मण्यता के कारण देश बहुत पिछड़ने लगा था। इसका बदलाव तो करना ही होगा। नहीं करेंगे तो बाकी लोग जो 2% 4% नौकरी पेशा लोग हैं वो तो मज़े लूट रहे हैं, लेकिन उनके अकर्मण्यता के कारण बाकी जनता को भुगतना पड़ता है। इसीलिए हर बदलाव का स्वागत होना चाहिए। बदलाव में यदि त्रुटियां हो तो उसके सुधार के लिए आप अगर आंदोलित होते हैं तो वो ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बदलाव जब तक नहीं होगा तो हमें सड़न आ जाएगी। बदलाव योग दिवस पर शीर्षासन करके उद्धव सरकार की भी हो रही है, हम तो इसका स्वागत करेंगे अगर वहाँ से मुक्ति मिल जाए महाराष्ट्र को उद्धव के जैसे अच्छा सरकार से। और हम उम्मीद करते हैं कि झारखंड भी हमारा ऐसे ही हो, ताकि जो अभी अक्षम और अकर्मण्य सरकार हम झेल रहे हैं उससे झारखंड को मुक्ति मिले, झारखंड एक बार फिर विकास की राह पर चल पड़े। तो जो आज महाराष्ट्र में हो रहा है वैसा परिवर्तन झारखंड में ही हो, हम इसी उम्मीद के साथ विदा लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।